दोस्तों, कॉस्टिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर किसी को पता होना बहुत जरूरी होता है। कॉस्टिंग क्या होती है, किन चीजों से मिलके कॉस्टिंग बनती है, ताकि आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो भी आपको पता होना चाहिए कितने का खरीद रहे हो, और अगर आप बेच रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कितने का आप बेच रहे हो, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके, किसी भी तरह से आप घाटा ना खाएं। दोस्तों, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी लागत देखते हैं कि उसको बनाने में कितना खर्चा जो है हमारा आएगा। उसी खर्चे को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में बेसिकली बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर हम खुद कोई चीज बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें उसके लिए कोई ना कोई फिजिकल चीज चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं मटेरियल। तो सबसे मेन चीज आ जाती है हमारी मटेरियल, जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके हिसाब से ही हमने सारी चीज को बनाना है। तो ये हमारा पहला पार्ट रह जाता है कॉस्टिंग का, जिसको हम बोल देते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या होती है कि जितना आपका मटेरियल लग रहा है हमारे प्रोडक्ट को तैयार करने में, उसको हम बोलते हैं मटेरियल, और उसकी जितनी कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। हम मान लेते हैं कि हमने कोई मटेरियल लिया, ए मटेरियल, जो जिसका मार्केट प्राइस है 50 रुपीज के जी, और हमें बनाने के लिए वो जो है अप्रोक्सीमेटली 5 kg की रिक्वायरमेंट है बनाने के लिए। तो हमारा जो टोटल प्राइस लगा इसमें 50 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज इक्वल टू ₹250। ये तो वो माल हुआ जो हमने परचेज करा है। आप भले जीएसटी अलग लगाओ, जीएसटी अंदर लगाओ, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और सपोज करते हैं कि हमने जो मटेरियल खरीदा वो एक तरीके का क्यूब का पीस है, जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 5 kg है। हमने इसके अंदर क्या करा, एक होल कर दिया। क्लियर है? हमने क्या कर दिया, होल। होल का हम डायमीटर मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, या कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जैसे कुछ भी हम लंबाई लगा लेते हैं। लाइक हमने लगा लिया इसका x सेंटीमीटर है, क्लियर है, और हम इसको भी y सेंटीमीटर मान लेते हैं, जो मैंने आपको डायमीटर बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ड्रिलिंग ऑपरेशन कर दिया। कौन सा ऑपरेशन कर दिया, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लिया। अभी हम प्रोसेस कॉस्ट पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मटेरियल को समझ रखना है। इसका मतलब हुआ कि जब हमने अंदर इसके अंदर होल करा टोटल, क्लियर है, तो फिर वो जो मटेरियल है वो रिमूव हो गया, लेकिन वो मटेरियल जाएगा कहाँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, वो जो मटेरियल रिमूव हुआ वो हम क्या करेंगे, जो सिलेंड्रिकल शेप आर पर बन गई है, इसका क्या निकाल लेंगे, हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। और इस मटेरियल की हमें डेंसिटी भी पता है, क्लियर है। तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मास आ जाएगा, मास से हमारे पास वेट आ जाएगा, दोबारा से आ जाएगा वेट आ गया हमारे पास, या फिर मास आ गया, जो कुछ भी आ गया, मतलब हमने उसको केजी के अंदर लेके आना है, क्लियर है। तो जो भी उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। तो वो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, और हमारे पास जो भी स्क्रैप, लाइक स्क्रैप को हम मान के चलते हैं 20 रुपीज के जी के हिसाब से हमारा जो स्क्रैप है इस मटेरियल का, ए मटेरियल का, वो मार्केट में 20 रुपीज के जी के हिसाब से बिक जाता है। तो जितना उसका वेट आएगा, मतलब जितना भी उसका वजन आएगा, उसको हम स्क्रैप कॉस्ट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो भी स्क्रैप कॉस्ट आएगी उसको, जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम निकालेंगे मटेरियल यूटिलाइज्ड, so that is equal to total material minus scrap material, ओके। और अगर हम इसका प्राइस निकालेंगे तो टोटल अमाउंट माइनस स्क्रैप अमाउंट, तो जो हमारे पास आएगी दैट विल बी योर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, कितने का मटेरियल आपका एक्चुअल में यूज हुआ। तो दोस्तों, ये हमारा पहला फेज था जिसको हम बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट,
इज इट क्लियर? कोई डाउट होएगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, आपको डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। सेकंड थिंग, ये हमने एक ब्लॉक के बारे में बात कर रहा था, क्यूब ब्लॉक जिसको बोल रहे हैं हम, उसके बारे में बात करी थी। आपके मटेरियल अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके पास मटेरियल कैसा कैसा होएगा इंडस्ट्री के अंदर। शीट मेटल जो सबसे ज्यादा यूज होता है। शीट मेटल में जैसे आपकी गाड़ियों के बोनट बनते हैं, अलमीराज तैयार होती हैं, बाइक की पेट्रोल की जो टैंकी होती है, टैंक होता है वो बनता है। ये सारा कुछ आपका शीट मेटल के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसको मटेरियल भी हम निकालते इसी तरीके से है, लेकिन उसको जो मटेरियल, उसकी जो शेप, इरेगुलर शेप उसके अंदर कटिंग होती है, उनका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कैड के थ्रू हम टोटल उसका जो मटेरियल होता है वो निकाल पाते हैं। सेकेंड, हमारे पास जो जिस टाइप का मटेरियल यूज होता है दैट इज ट्यूब और पाइप, जिनसे क्या क्या बनता है, लाइक बाइक के हैंडल्स बनते हैं, साइलेंसर्स तैयार होते हैं, ब्रेदर पाइप तैयार होते हैं, फ्रेम्स बनते हैं एक्टिवा के। ये सारी चीज ट्रैक्टर जहां पे हम बैठते हैं मिरकाट के ऊपर, वो वाला जो है आपकी सिटिंग वाली चीज वो पकड़ने के लिए उसको यूज करते हैं, वो सारा कुछ बनता है। ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारे फ्रेम्स तैयार होते हैं। तो हमारे पास एक हाईली यूज मटेरियल दूसरा इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्यूब और पाइप। ओके, थर्ड हमारे पास मटेरियल आ जाता है जो हम किससे तैयार करते हैं, फोर्जिंग से, कास्टिंग से। वो कौन से मटेरियल होते हैं, लाइक जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, लाइक सॉलिड रॉड्स होती है आपकी, या फिर ऐसे मटेरियल होते हैं कुछ ऐसी रेगुलर शेप्स होती है जो हमको सॉलिड चाहिए होती हैं, लाइक आपकी मशीन्स होती हैं। मशीन्स को भी हम, मशीन्स का जो मेन पार्ट होता है, जो मेन ब्लॉक होता है, वो आपका किससे बनाया जाता है, वो आपका बेसिकली पूरे लोहे को पिघला के उसके बाद उसी लोहे को जो है वो उसी शेप के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो उनके भी, उनको अलग यूज होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये मटेरियल होते हैं मेटल्स के अंदर। बाकी इसके बाद आपके प्लास्टिक में बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हो जाते हैं, अलग अलग मतलब प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और उसके अंदर जैसे आपका अलग अलग टाइप की आती है, लाइक पीवीसी मटेरियल हो गया आपका, कोई पॉलीमर मटेरियल हो गया, एचवीसी मटेरियल हो गया, उनकी कैलकुलेशन हम अलग करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट अपने आप में ही बहुत वाइड फील्ड है, लेकिन जो सबसे मेन फंडा है वो कॉस्ट निकालने का इसका, वो ये फंडा है, जो आपका टोटल मटेरियल है उसमें से जो भी आपका स्क्रैप माइनस हो रहा है, उसके बाद जो रह जाता है आपका, वो आपका मेटल कॉस्ट आ जाता है। ये आपका कॉस्टिंग का जो है वो फर्स्ट फेज है। इसके बाद जो सेकंड हम लोग फेज डिस्कस करेंगे वो आपकी होगी प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। तो दोस्तों, हमने अभी डिस्कस करा मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसके बारे में डिस्कस करा। सेकंड फेज जो है हमारा वो है हमारे पास प्रोसेस कॉस्ट का। क्लियर है ये चीज बेटा? प्रोसेस कॉस्ट क्या होता है, अगर हम किसी भी प्रोसेस को करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो फिर उसको करने में जो लागत लगती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। आप लोगों ने कॉस्टिंग शीट में देखा होगा, कहीं पे लिखा आ जाएगा कि भाई ड्रिलिंग करी हमने, ड्रिलिंग के हमने कितने पैसे ले लिए, 60 पैसे ले लिए पर ड्रिल, ओके। या फिर हमारे पास आ गया, हमने बेंडिंग करी, पर बेंड हमने ₹150 ले लिया पर बेंड, या कुछ भी इस तरह का आ गया। इसको तो बोल देते हैं प्रोसेस कॉस्ट। आप लोग एज इट इज को समझ भी लेते हो, हाँ जी प्रोसेस कॉस्ट है। बट ये जो आपकी कॉस्ट आई है, ये जो आपकी कॉस्ट आई है, ये कहां से आई है? जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी, आप किसी भी प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हो? हम प्रोसेस कॉस्ट में लिख देते हैं ड्रिलिंग में इतने पैसे लगे, बेंडिंग में इतने रुपए लगे, उसके बाद नोचिंग में इतने रुपए लगे, नोचिंग में लाइक ₹1 लगा पर नोच, ओके। उसके बाद हमने नंबर ऑफ देख लिया कि भाई ड्रिलिंग कितनी है, 2 हो रखी है, बेंडिंग कितनी है, 2 रखी है, नोचिंग कितनी है, 2 हो रखी है। इस हिसाब से हमने निकाल दिया, इसका 1.20 रुपीज आ गया, इसका 3.00 रुपीज आ गया।
इसका 2.00 रुपीज आ गया। हमने टोटल निकाल दिया कि ये कितना आ गया टोटल, 3, 4, 5 की 6 रुपीज 20 पैसा जो आपका प्रोसेस कॉस्ट आ गया। लेकिन ये आ गया हमारे पास इसके थ्रू, ये आ गया हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके। ये कॉस्ट कहाँ से आई है? इस कॉस्ट को ही बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। ये फंडा आपको अगर क्लियर हो गया तो आपको कॉस्टिंग की हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, मटेरियल मार्केट में जिस रेट पे मिलेगा वो उसी रेट पे मिलेगा। जो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कितने परसेंट प्रॉफिट लेना है, कंपनी उतने परसेंट प्रॉफिट लेगी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितने परसेंट लेना है वो कंपनी डिसाइड करेगी, उतना ही कंपनी लेगी। सबसे ज्यादा लॉस होते हैं अगर कंपनी को, प्रॉफिट होते हैं कंपनी को, वो डिपेंड करता है कि आपने प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो किस हिसाब से निकाली है। क्या उससे कंपनी को प्रॉफिट होएगा? अगर आपने सही निकाली है तो जरूर होएगा, लेकिन अगर आपने गलत निकाल दी, आप अपना माल सस्ते में बेच रहे हैं, तो उस लॉस के जिम्मेदार भी आप हो। इसलिए आपको प्रोसेस कॉस्ट अच्छे से समझना जरूरी है, अच्छे से इस चीज को अपने दिमाग में बिठाना जरूरी है, ताकि आपकी कॉस्टिंग गलत ना हो। अगर आपकी खुद की कंपनी है या फिर आप किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करते हो, तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कॉस्टिंग को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके लिए भी आप प्रॉफिट निकालो, अगर अपनी खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो अपने लिए प्रॉफिट निकालो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रोसेस कॉस्ट की। प्रोसेस कॉस्ट के अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। लाइक सबसे पहला फैक्टर लेते हैं हम मशीन कॉस्ट, कि हमारी जो मशीन है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, लाइक हम लोग इस टाइम सिर्फ ड्रिलिंग की बात करते हैं। मेन मेन तो ये है ना कि आपको चीज समझ आनी चाहिए, तो एग्जांपल लेके करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। क्लियर है? हमने सबसे पहले ले ली मशीन की कॉस्ट, कि कोई मशीन है वो कितने की आई है। उसके बाद हमने मशीन का स्पैम ले लिया, कि मशीन जो है वो कितनी लाइफ है इसकी। मशीन का डेप्रिसिएशन पीरियड ले लिया। इसके बाद मशीन की पावर ले ली, कितने किलोवाट पर आवर के हिसाब से वो बिजली खाती है। इसके बाद जो यूनिट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, कितनी कंजम्पशन है और कंज्यूम्ड पर डे। पर डे देखेंगे, पर मंथ देखेंगे, पर ईयर देखेंगे, हर चीज देखेंगे। इसके बाद इसके जितने भी रुपए लगेंगे, जितना खर्चा आएगा वो देखेंगे। इसके बाद मैन पावर कितनी यूज करनी पड़ रही है इस ड्रिलिंग मशीन। हो सकता है ड्रिलिंग मशीन छोटी हो सकता है ड्रिलिंग मशीन बड़ी हो, डिपेंड करता है। स्पेशल पर्पस मशीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ही हमारी जो है ड्रिलिंग की कॉस्ट निकलेगी। मैन पावर एक यूज होएंगी, दो यूज होएंगी, स्किल्ड कितनी होएंगी, अनस्किल्ड कितनी होएंगी, इनके वेजेस क्या रहेंगे पर मंथ के, उस हिसाब से हम पर ईयर पर डे हर चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद मैन पावर भी हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, और डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, स्पैम भी निकाल लिया, कॉस्ट भी मशीन की पता लग गई, हर चीज क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों को एनुअल प्रोडक्शन कितनी देनी है, या पर डे मशीन कितना यूज होएगी, एक शिफ्ट चलेगी,
2 शिफ्ट चलेगी या 3 शिफ्ट चलेगी, जितना भी होगा उस हिसाब से हमारे सारे प्राइस निकलेंगे ना। क्लियर है। और फिर मशीन की कैपेबिलिटी देखेंगे कि मशीन पर आवर कितने पीसेस जो है वो डील कर सकती है। जॉब बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मशीन कैपेबिलिटी पर आवर कितनी है, ये देख लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें पता लग जाएगा हमने कस्टमर को कितना माल सप्लाई करना है पर डे। और उस मटेरियल के अकॉर्डिंगली हमें हमारी मशीन कितना यूज हो रही है, कितना उसका लीड टाइम पड़ रहा है, ये सारे पॉइंट्स। और एक दो पॉइंट्स अगर मैं भूल रहा हूं कुछ भी है उसको हम मिसलेनियस में ले लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद जाके एक एक चीज का हिसाब लगा के हमारी जो प्रोसेस की कॉस्ट है, एक प्रोसेस की कॉस्ट है, वो हम निकाल पाते हैं। और उस कॉस्ट को निकालने के बाद ही सबका जोड़ तोड़ लगा के ही आपका ये जो 60 पैसे रेट आया है ये हमें वहीं से मिलता है। क्लियर है। ये जो मैंने लेबर लिखा है इसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। ये दोनों तरह की लेबर इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स है जिससे हमें प्रोसेस कॉस्ट निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इतना क्लियर हुआ होगा। या ये मैं अगली वीडियो के अंदर आपको पूरा एग्जांपल, पूरी कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे कि प्रोसेस कॉस्ट को किस तरह निकाला जाता है। एक मटेरियल ले लेंगे, एक आपको प्रोडक्ट दिखा दूंगा, उसकी मैं मटेरियल कॉस्ट भी निकाल के दिखाऊंगा। आप लोगों को उसकी प्रोसेस कॉस्ट भी निकाल के दिखाएंगे, आफ्टर दैट उसकी टोटल कॉस्ट भी निकाल के दिखाएंगे। अब हमारा जो थर्ड फेज रह गया इसके अंदर, जो थर्ड पार्ट होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती है, वो भी कैसे ऐड होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये तो हमारी प्रोसेस की कॉस्ट आ गई है, लेकिन प्रोसेस की टोटल कॉस्ट जो जिसका टूलिंग का खर्चा जो होता है वो अलग दिखाया जाता है। कि टूलिंग जो होता है वो एक कंज्यूमेबल चीज है। ठीक है। कि अगर हमने 2 लाख पीसों के लिए हमारी एक टूलिंग चलेगी, 4 लाख पीसों के लिए एक टूलिंग चलेगी, तो खर्चा हम बाद में लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट हो गया। हम थर्ड फेज की तरफ चलते हैं जिसको फाइनल फेज बोला जाता है। दोस्तों हमारा जो लास्ट फेज होता है कॉस्टिंग का वो होता है फाइनल फेज। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, मटेरियल कॉस्ट निकाल ली। इसके बाद हमने क्या कर लिया, सारे प्रोसेस की कॉस्ट निकाल के प्रोसेस कॉस्ट निकाल ली। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है फाइनल फेज कॉस्ट। हर कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं और जो नॉर्म्स होते हैं वो यहीं पे आके लागू होते हैं। लाइक क्या नॉर्म्स होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आईसीसी। आईसीसी इज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। जो भी सामान उठा के कहीं जाता है, कहीं पे लाया जाता है, इन्वेंट्री स्टोर करी जाती है, कस्टमर को दिया जाता है, जब तक नहीं आया स्टोर किया जाता है, तो सारा कुछ किस में आ जाता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितनी परसेंट इसको रखनी है। बेसिकली कंपनी जो होती है वो 1 से लेके 2% इन्वेंट्री कॉस्ट रखती है। बाकी आप जिस कंपनी में काम करते हैं मेरे को जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपके वहाँ पे इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी रखी जाती है। इसके बाद हमारे पास दूसरी होती है रिजेक्शन कॉस्ट, कि हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि 100 पीस के अंदर एक पीस हमारा खराब ही खराब निकलेगा या 2 पीस हमारे खराब ही खराब निकलेंगे। तो फिर उस चीज को भी और टोटल उसकी कॉस्ट निकाल के कि जितना खराब हुआ उसको वापस करते हैं, तो हमारी कंपनी को लॉस तो नहीं हो रहा या कुछ भी, सारा कुछ है। तो वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो भी 1 to 2% रखी जाती है इन बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन दोस्तों अलग होता है, जॉब प्रोडक्शन अलग होता है। जॉब के अंदर रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। अगर जॉब के अंदर रिजेक्शन आ जाती है तो टोटली लॉस हो जाता है। अगर आपको एक डाई का प्रोजेक्ट दे दिया, आपने एक डाई तैयार करनी है और उस डाई के अंदर ही क्रैक आ गया, कुछ हो गया,
तो टोटल आपका प्रोजेक्ट जो है वो 0 हो गया। लेकिन बैच के अंदर जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बनती है क्वांटिटी के अंदर, पर डे के हिसाब से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक शिफ्ट में भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर अगर एक आधी चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, लाइक 100 पीस में हम लगा के चल रहे हैं, 1000 में भी एक एक पीस रिजेक्ट होता है, नहीं होता है, डिपेंड करता है, बहुत कम होता है। तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कितना रख के चल रहे हैं। तो ये कॉस्ट भी कंपनी जो है वो कॉस्टिंग के अंदर ऐड कर देती है कि कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का फालतू का खर्चा ना आए। क्लियर है ये चीज। इसके बाद थर्ड आ जाता है हमारे पास प्रॉफिट। जिस तरीके की आप जॉब कर रहे हो, जिस तरीके का आप रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हो, उस हिसाब से आपकी कंपनी का या आपके काम का प्रॉफिट जो है वो डिफाइन हो पाता है। बेसिकली जो हमारी ओईएम कंपनीज होती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमोबाइल्स की, वो अपना प्रॉफिट जो होता है वो 6% से 15% तक रख के चलती है। क्लियर है ये चीज। तो ये सारी कॉस्ट जो है ये किसके ऊपर लगती है, आप लोग सोच रहे होंगे अब तक सब कुछ लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, सर किसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर मैं इस कॉस्ट को नाम देता हूँ ए, इसको देता हूँ बी, तो ये जो हमारी कॉस्ट लग जाती है ए प्लस बी के ऊपर। आईसीसी जो लगेगी ये लगेगी ए के ऊपर, बिकॉज इट इज रिलेटेड ओनली टू मटेरियल। ओके, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, इन्वेंट्री जो है दोनों के ऊपर भी लगा देते हैं। लेकिन हम प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट मैन पावर ले लेते हैं, अनडायरेक्ट मैन पावर ले लेते हैं, इसलिए प्रोसेस कॉस्ट में हम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को ऐड नहीं करते। करने वाले करते भी हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करेगा। रिजेक्शन कॉस्ट दोनों पे लगती है, मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर। प्रॉफिट भी हमारा टोटल के ऊपर लिया जाता है, मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर। बाकी कंपनी टू कंपनी डिपेंड है, कहीं से प्रॉफिट अपना लेते हैं बी के ऊपर, कि जो मटेरियल का कॉस्ट है वो तो है ही है, हमने जो काम किया उसके ऊपर ही आपसे प्रॉफिट ले रहे हैं। ये काम टू काम डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस तरह के जॉब्स में आपके ऑपरेशन हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, हर चीज है। तो हर कंपनी के आपको कॉस्टिंग के जो नॉर्म्स हैं वो अलग अलग ही मिलेंगे, सेम नहीं मिलेंगे। आपको मैं अगली वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के साथ ही सब कुछ समझाऊंगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो चौथी चीज इसके अंदर लगती है वो होती है बीओपी, ब्रॉट आउट पार्ट्स। हमने कोई चीज बनाई लेकिन उसके अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो हम नहीं बनाते, बाहर से लाके लगाते हैं, तो वो भी जो कॉस्ट हो जाती है वो एज पर जो भी हमें प्राइस पड़ता है, कॉस्ट प्राइस पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट होती है, जो मैं आपको बता रहा था, टूल अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। कई इसको प्रोसेस के अंदर ऐड करते हैं और कई लोग इसको अलग से लेते हैं कि इतने पीस हमने बनाए, 1.5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 10 लाख, उसके ऊपर हमारी इतनी कॉस्ट आई है, और उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं, जितनी हमारी प्रोडक्शन है, जितनी हमारी टूलिंग है, उससे हमारा इसका रेट आ जाता है। तो ए में, बी में जब इन सारी कॉस्टों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल कॉस्ट शीट निकल के आती है, फाइनल कॉस्टिंग निकल के आती है कि हमारी फाइनल कॉस्टिंग क्या थी। तो ये 3 मेन फेज थे कॉस्टिंग के। अगर आपको ये क्लियर है तो कॉस्टिंग का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका कोई इंटरव्यू है R&D डिपार्टमेंट के लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, परचेज डिपार्टमेंट के लिए, आप ये सारी फंडे बताओगे, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आप मेरे को मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू।